हेलो फ्रेंड्स, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने समझा था लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है क्या, टीपीएस क्या है, क्या बेनिफिट है, क्यों जरूरी है। अब लेक्चर 2 में हम लोग समझेंगे कि लीन का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की शुरुआत हुई, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा, वगैरह वगैरह। तो आप स्लाइड में देख सकते हैं बर्थ ऑफ लीन। सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था जिसे हम कहते हैं क्राफ्ट्समैन प्रोडक्शन सिस्टम। क्राफ्ट्समैन प्रोडक्शन सिस्टम में एक्चुअली होता क्या था, एक क्राफ्ट्समैन होता था जो कि काफी स्किल्ड पर्सन होता था और उसकी जिम्मेवारी होती थी ना कि सिर्फ किसी प्रोडक्ट के चाइल्ड पार्ट्स का निर्माण करना, अपितु पूरा का पूरा कंप्लीट पार्ट्स, उसके जितने चाइल्ड पार्ट्स होंगे उसका निर्माण करना, उसे असेंबली करना और लास्टली एक फिनिश प्रोडक्ट को स्वरूप देना, ये उसकी जिम्मेवारी होती है। इस प्रोडक्शन सिस्टम के कुछ बेनिफिट तो थे, बट उससे ज्यादा इसमें लॉस बहुत था, मीन्स डिमेरिट्स बहुत ज्यादा थे। मेरिट इसमें था कि इसमें जो क्राफ्टमैन होते थे उनका स्किल लेवल काफी हाई होता था, उनका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होता था, एक प्रोडक्ट के प्रति उनकी जिम्मेवारी होती थी और काफी मन लगा के वो काम को किया करते। बट इसको छोड़ दिया गया तो उसमें सारा डिमेरिट ही डिमेरिट। क्या क्या था, जैसे वेरी लेस एफिशिएंट प्रोसेस, प्रोसेस बहुत ही लेस एफिशिएंट था, टाइम कंज्यूमिंग था, एक प्रोडक्ट बनाने में कई कई महीने सालों लगते थे। टू मच टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पार्ट, हाई लेवल ऑफ स्किल रिक्वायर्ड। इसमें क्राफ्टमैन का स्किल तो बढ़ता था, बट किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए टोटली आपका प्रोसेस क्राफ्टमैन के स्किल पे ही डिपेंडेंट होता था। अगर क्राफ्टमैन अच्छा नहीं है तो आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, इस प्रोसेस का कोई रोल ही नहीं है। तो वैसे हाई स्किल्ड क्राफ्टमैन की खोज करना, उसे एम्प्लॉयमेंट देना, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। नो इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स। सपोज कीजिए आप एक गाड़ी लेके जा रहे हैं, रास्ता में फील्ड फेलियर हो गया, आपको उस पार्ट को रिप्लेस करना, आपने पता लगा लिया हाँ ये पार्ट फेल किया, आपको उस पार्ट को रिप्लेस करना है। क्या हो, वो पार्ट मार्केट में अवेलेबल ही ना। आपको अगर कंपनी कहे कि आप गाड़ी को वापस लेके आइए कंपनी, और एक क्राफ्ट्समैन जो है वो गाड़ी को देख करके उस पार्ट्स का निर्माण करेगा, उसको फिट कर करके वहीं पे देखेगा, गाड़ी में शूट कराएगा, और तब जाके फिर आपको गाड़ी हैंड ओवर देगा। आप सोच सकते हैं कैसी स्थिति होगी। ऐसा ही स्थिति उस समय हुआ करता था। सैनिक लड़ रहे हैं जंग में, उनका गन का कोई एक पार्ट्स खराब हो गया, बट वो अवेलेबल नहीं है, कंप्लीट गन को वापस फैक्ट्री भेजिए, वो उससे मैच करा करा के एक पार्ट्स को बनाएगा आपका क्राफ्ट्समैन, तब जाके आपका गन रेडी होगा। मीन्स मार्केट में आपके पास स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हो जो कि इसमें सूट हो जाए, एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बहुत बड़ा एक डिमेरिट रहा है इसका। इसके साथ ही और भी बहुत सारे लिमिटेशन थे। इसके बाद एक दौर आया मास प्रोडक्शन सिस्टम, जो कि आज भी कई कंपनी में चल रहा है। मास प्रोडक्शन मीन्स आपके साथ पार्ट्स का इंटरचेंजेबिलिटी पॉसिबल हो गया। मीन्स आप छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे हैं, उसको बैचेस में बना रहे हैं, एक ऑपरेटर रिपीटेटिव साइकिल, शॉर्ट साइकिल में उस पार्ट्स को बना रहा है, और कोई भी पार्ट्स मीन्स सेकेंड पार्ट के साथ इंटरचेंजेबल है। आपको असेंबली लाइन में ये नहीं देखना कि इसमें कौन सा पार्ट्स लगेगा, चुनने की जरूरत नहीं। आपका ग्रुप ऑफ पार्ट्स में से कोई भी पार्ट्स उठाइएगा वो असेंबली होगा। तो ये जो इंटरचेंजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, इसे इंटरचेंजेबिलिटी बोलते हैं। मीन्स अगर एक मेल पार्ट है एक फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट इस मेल पार्ट में जाके लगेगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको इस मेल पार्ट के कोरेस्पोंडेंस एक पर्टिकुलर फीमेल पार्ट है। नो, आप पूरे बैच में से कोई भी पार्ट को उठा लीजिए, वो उस मेल पार्ट के साथ फिट होगा। इसे इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। इसके साथ ही कॉन्सेप्ट आया लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस का। इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट आया डिजाइन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो मास प्रोडक्शन सिस्टम में एफ.डब्ल्यू. टेलर, a foundry manager from USA, laid the foundation for mass production। सारा का सारा जो श्रेय दिया गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, मास प्रोडक्शन का, वो एफ.डब्ल्यू. टेलर को दिया। He was first to systematically apply scientific principle to manufacturing।
मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उस पर कैसे जोर देना है, प्रोसेस को मजबूत बनाना, प्रोसेस डिपेंडेंट मेरा प्रोसेस हो। ऐसा नहीं है कि आदमी के स्किल पे मेरा प्रोसेस डिपेंडेंट हो, अपितु जो साइंटिफिक इंजीनियरिंग है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वो मेरा प्रोसेस का कोर हो और उस पर मेरा प्रोसेस डिपेंड करे। He is also known as father of scientific management. ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, who is father of scientific management? F.W. Taylor. As the craft system was largely empirical, depending on the experience of tradesmen, Taylor sought to identify the best way to do the job based on scientific principle. ठीक है, यहाँ एक शब्द आता है बेस्ट वे। ये भी अपने समय में बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है। बहुत सारे फिलोसफर्स ने बोले कोई भी प्रोसेस बेस्ट कैसे हो सकता है, आप तो नहीं जानते ना, इससे भी बेहतर प्रोसेस तो आगे चल के खोजा जा सकता है, तो आप किसी प्रोसेस को बेस्ट कैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ बेस्ट वे का मतलब है आज के कॉन्टेक्स्ट में बेस्ट है। अगर कल आपको कोई नया एक प्रोसेस आप डिस्कवर करते हैं जो इससे ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव हो, तो वो नया प्रोसेस बेस्ट हो जाएगा। बट जब तक प्रोसेस अननोन है तब तक आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है यही बेस्ट है। इन डूइंग सो ही इन्वेंटेड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए वो लोग समझते हैं हमारे यहाँ आज एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो मीन्स प्लानिंग के अंतर्गत आता है। उनका काम ही है लिमिट, टॉलरेंस, डिजाइन, इन सब का देख रेख। टेलर सिस्टम वाज बेस्ड ऑन सेपरेटिंग प्लानिंग फ्रॉम प्रोडक्शन। मीन्स एक पार्ट प्लानिंग है, एक पार्ट प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन इज ओनली हैव टू प्रोड्यूस द जॉब, मीन्स उसे और कुछ नहीं देखना है। एंड जितना सोचने का काम है, मीन्स मेरा प्रोडक्ट कैसा हो, कितना टॉलरेंस दिया जाए, कैसे इजी टू मैन्युफैक्चर हो, कैसे इजी टू असेंबल हो, मेरा प्रोडक्ट में रिलायबिलिटी कैसे आए, लॉन्ग लाइफ कैसे मिले, ये सब प्लानिंग का पार्ट है। इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स थ्रू न्यू टेक्निक सच एज टाइम एंड मोशन स्टडी, मीन्स यहाँ साइकिल टाइम की स्टडी, एक एक मीन्स छोटे किसी एक लॉन्ग साइकिल टाइम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना एंड टाइम एंड मोशन स्टडी करना कि कहाँ मेरा साइकिल टाइम को कम किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड टाइम एंड मोशन स्टडी। छोटे छोटे कंपोनेंट में, मीन्स अगर इस पार्ट को मुझे यहाँ असेंबली करना है, उस पार्ट को बिन से पिक करने में कितना टाइम लगा, बिन से उठा के यहाँ तक लाने में कितना टाइम लगा, यहाँ से असेंबली करने में कितना टाइम लगा, और अगर इसको कंपोनेंट वाइज डिवाइड कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड टाइम एंड मोशन स्टडी। Through new techniques such as time and motion studies would determine the best way to do the job. इसके द्वारा ही समझा जाएगा टाइम एंड मोशन स्टडीज की किस प्रोसेस में आपको सबसे कम एफर्ट लग रहा है एंड प्रोसेस सबसे फास्ट है, साइकिल टाइम सबसे कम है। लीविंग द वर्कफोर्स टू डू द शॉर्ट साइकिल रिपीटेटिव टास्क। असेंबली में क्या एक ऑपरेटर जो है अपने स्टेशन पे खड़ा है, वो सेम प्रोडक्ट को बार बार असेंबली करता है। आपका असेंबली लाइन चलते रहेगा, उस व्यक्ति का एक ही काम है इस पार्ट को इस मेन प्रोडक्ट में असेंबल करना। शॉर्ट साइकिल रिपीटेटिव टास्क। The great pioneer of lean production from Taichi Ono and C.J. Shimu have acknowledged their debt to Taylor. Taichi Ono and C.J. Shimu दोनों कहाँ से थे? तो दोनों टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के। F.W. टेलर कहाँ गया है? अमेरिकन है। तो इन्होंने भी जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि हम दूसरे से सीखेंगे नहीं, हमारा अपना ही आइडियोलॉजी होना चाहिए। सीखने का प्रोसेस हमेशा से चलते आया है, जो सीखा है वही आगे बढ़ा है। तो इन्होंने भी ट्रिब्यूट किया है F.W. टेलर। Meanwhile, a young entrepreneur named Henry Ford was trying to design an automobile that was easy to manufacture and easy to assemble. Ford finally achieved his goal with his 1908 Model T. Model T एक कार है फोर्ड का,
जो 1908 के समय में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। पॉपुलर इसलिए हुआ कि फोर्ड का सारा जो कॉन्सेप्ट था, उनका मीन्स सारा जो एफर्ट था इस चीज पे था, कैसे कार को डिजाइन किया जाए जो इजी टू मैन्युफैक्चर एंड इजी टू असेंबल, मीन्स उसका पार्ट्स जो बनाएंगे जाइंट पार्ट्स बहुत इजीली बना सके और उसको इजीली असेंबल किया गया। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आप जब इजी टू मैन्युफैक्चर एंड इजी टू असेंबल होगा, उस पार्ट का प्रोडक्ट का प्रोड्यूसिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, मीन्स ओवरऑल मेरा कार का कॉस्ट काफी कम हो जाएगा, कम एफर्ट लगेगा, कम आदमी लगेगा। तो उन्होंने एक मॉडल टी के साथ अपने इस ड्रीम को पूरा किया और उसमें का सबसे सस्ता कार रहा, काफी पॉपुलर रहा। द की टू मास प्रोडक्शन वाज नॉट द असेंबली लाइन। हम सोचते हैं मास प्रोडक्शन का जो की है वो असेंबली लाइन आने के साथ ही मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है, नहीं। रेदर इट वाज थ्रू इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स एंड ईज ऑफ असेंबली। जब इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स का कॉन्सेप्ट आया देन मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। जब तक इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स पॉसिबल नहीं है तो असेंबली लाइन तो हो ही नहीं सकता ना। दिस इनोवेशन इन टर्न मेड द असेंबली लाइन पॉसिबल। जब इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स पॉसिबल हुआ देन असेंबली लाइन भी पॉसिबल हो सकता। टू अचीव इंटरचेंजेबिलिटी फोर्ड स्टैंडर्डाइज्ड गेज यूज थ्रू आउट हिज ऑपरेशन। मीन्स हम टॉलरेंस तो दे दिए हैं, इतना से इतना के बीच मेरा डायमेंशन होना चाहिए तो मेरा प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल होगा, इजी टू फिट होगा। पर चेक कैसे करेंगे? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हर एक जगह अगर आप चेक करें तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। और असेंबली लाइन में हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है? शॉर्ट साइकिल, आपको साइकिल टाइम को बहुत कम रखना है। तो उसने उन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में गेजिंग का कॉन्सेप्ट है। मीन्स गेज एक ऐसा गेज बनाया जिसमें नो गो है और एक अपर टॉलरेंस पे एक लोअर टॉलरेंस पे है। मीन्स गो जाना चाहिए, नो गो नहीं जाना चाहिए। दैट इज गेजिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जुड़े हुए लोग तो अच्छी तरह समझ रहे होंगे। In summary, four principal innovation during this period were interchangeability and ease of assembly of parts, reduction in actions required of each work। सारे वर्कर का जितना भी एक्शन है उसको कम करना है। जितना से कम एक्शन के साथ अगर टास्क कंप्लीट होता है तो आप वेस्ट को कम करना है, आपका साइकिल टाइम कम होगा, आपका वर्कर का एफर्ट कम होगा, इन टर्म ओवरऑल आपका जो टोटल वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगा। एंड थर्ड, बिग असेंबली। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आल्सो नोन एज टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। क्यों कहा जाता है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम? लेक्चर 1 क्लियर हो चुका है। मीन्स डूइंग मोर विथ लेस। क्या लेस? लेस टाइम, less space, less human effort, less machinery, less materials, while giving customer what they want। कस्टमर के साथ कंप्रोमाइज नहीं है, कस्टमर को जो चाहिए वो आप दे रहे हैं, बाकी सब चीजों में कटौती कर रहे हैं, बाकी सब चीज कम होना चाहिए। मीन्स आपका रिसोर्स कम होना चाहिए, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कम से कम जितना मिल रहा उतना तो होना ही चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो फॉर्मूला लिखा हुआ है। इन ओल्ड डेज प्राइस वाज सेट बाय मैन्युफैक्चरर एज फॉर्मूला वाज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू प्राइस। देखिए यहाँ एक फॉर्मूला है, एक नीचे फॉर्मूला है जहाँ लिखा है प्राइस फिक्स्ड माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। मैथ वाले स्टूडेंट के लिए दोनों सेम है, बट मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट के लिए दोनों सेम नहीं है। डिफरेंस क्या है समझिए। जब हम लिख रहे हैं इन ओल्ड डेज प्राइस वाज सेट बाय मैन्युफैक्चरर एज फार्मूला वाज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू प्राइस। इसका मतलब है कि हमारा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कुछ कॉस्ट लगेगा, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्लस उसमें हम कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे जिसके लिए हम अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो इन दोनों को एड अप करके जो प्राइस निकलेगा वो मेरा सेलिंग प्राइस होगा। तो ये ओल्ड डेज में चलता था, बट आज के समय में क्या है, मार्केट इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर सेम प्रोडक्ट आप 12,000 में बेच रहे हैं और आपका कंप्यूटर 10,000 में बेच रहा है तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। तो आपको क्या है, मार्केट में देखिएगा बहुत सारी कंपनी का मोबाइल है, एक
जैसे स्पेसिफिकेशन का मोबाइल है, उनका प्राइस लगभग एक जैसा है। तो प्राइस कौन सेट कर रहा है अभी? मार्केट। जो आपका कॉम्पिटिटर है, मार्केट है, ये आपका प्राइस सेट कर रहा है। यहाँ प्राइस इसलिए लिखा है प्राइस फिक्स्ड। अब इसमें आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा है उसको माइनस कीजिए, तो जो मिला वो आपका प्रॉफिट है। पहले सेलिंग प्राइस आप खुद सेट करते थे, यहाँ सेलिंग प्राइस फिक्स्ड हो चुका है। यही डिफरेंस है ओल्ड वर्सेस न्यू। Thus the key to profitability is cost reduction। अब देखिए नया फॉर्मूला के हिसाब से आपका प्राइस तो फिक्स हो गया है और प्रॉफिट आपको अर्न करना है, तो एक ही जगह में आप कम कर सकते हैं, क्या? कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगा? लीन सिस्टम। इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी है लीन सिस्टम। वेस्ट एलिमिनेशन करना है। लीन एंड कन्वेंशनल मेंटल मॉडल डिफर फंडामेंटली। हियर इज द डिफरेंस। देखिए मेंटली ही दोनों में डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस में कुछ डिफरेंस है। मेंटली जो उसका रूट है, जो काम करने का तरीका है, जो कल्चर है, सब चीज में डिफरेंस है। एक कन्वेंशनल प्रोसेस में मूव द मेटल मेक योर नंबर्स मीन्स आप बनाते रहिए, स्क्रैप हो रहा है, अच्छा बन रहा है, खराब बन रहा है, बट प्रोडक्शन मत रोकिए, बनाते रहिए, प्रोडक्शन कंटिन्यू। और उसके साथ में ही आपको प्रोसेस को सुधारना है और अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको करेक्ट करना है। बट लीन बोलता है स्टॉप द प्रोडक्शन सो दैट प्रोडक्शन नेवर हैज टू स्टॉप। जीरो का कॉन्सेप्ट मीन्स आपको अगर कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, स्टॉप द लाइन। असेंबली लाइन भी है, स्टॉप द लाइन एंड पहले उस प्रॉब्लम को ठीक किया जाए। स्टॉप द प्रोसेस सो दैट प्रोसेस नेवर हैज टू स्टॉप। ऐसा नहीं हो कि आप इतना ज्यादा डिफेक्ट प्रोड्यूस कर दे कि बाद में आपकी कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाए। कस्टमर पास बहुत एक खराब फीडबैक जाता है। आप सोचिए कि आप एक नया मोबाइल लेके आए, 2 दिन के बाद ही उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया। आप ऐसा कभी नहीं सोचिएगा कि 10 लाख कंपोनेंट अगर उसने इस साल मैन्युफैक्चर किया तो कुछ तो डिफेक्ट आ ही सकता है ना। आप सोचिएगा कैसा कंपनी है, 2 दिन में इसका मोबाइल खराब हो गया। तो ऐसा बाकी कस्टमर के साथ भी होता है। तो जब आप प्रोसेस डिजाइन कर रहे हैं या प्रोसेस जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि एक सिंगल डिफेक्ट भी मायने रखता है। अगर आप 100 डिफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप कितना भी क्वालिटी गेट लगा दीजिए, कुछ ना कुछ डिफेक्ट पास होके कस्टमर के पास भी जाएगा। तो स्टॉप द लाइन। आपको कोई प्रॉब्लम मिल रहा है, स्टॉप वहीं के पर कीजिए लाइन को और पहले प्रोसेस को कनेक्ट कीजिए। सेकंड है मेक एज मच एज यू कैन, गो एज फास्ट एज यू कैन। पुश सिस्टम मीन्स हमारे पास ऑर्डर है, नहीं है, कस्टमर क्या रिक्वायरमेंट है नहीं पता, बस बनाई जाइए। अपना एक प्लानिंग कीजिए कि हमको कितना बनाना है एंड बनाते जाइए। वेयर एज लीन बोलता है मेक ओनली व्हाट द कस्टमर हैज ऑर्डर। पुल सिस्टम मीन्स जो चीज का ऑर्डर है आपके पास उसी प्रोडक्ट को बनाइए। आपको इन्वेंट्री नहीं करना। इन्वेंट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेस्ट। जब ताची होनो का हम 8W पढ़ेंगे, 8 टाइप्स ऑफ वेस्ट में, उन्होंने ऐसे 7 वेस्ट किया था। 8 वेस्ट न्यू मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो अब हम लोग समझेंगे कि इन्वेंट्री जो है वो सबसे बड़ा वेस्ट है। मेक बिग बैचेस एंड मूव देम स्लोली थ्रू द सिस्टम। हम लोग क्या करते हैं, सेटअप टाइम इसको कम करने के लिए, क्या सेटअप टाइम को कम करने के लिए कुछ नहीं करते। हम लोग क्या करेंगे, बैच में, बड़ा बड़ा बैच में हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। क्यों? ताकि कम सेटअप लेना से। अगर हमें 10 मॉडल बनाना है 1 महीने में, कोशिश करेंगे एक मॉडल का पूरा कंप्लीट करने के बाद हम सेटअप चेंज करें और सेकेंड मॉडल का सेटअप लें। और एक मॉडल जो पूरा कंप्लीट हो गया उसको बैच में मूव किया गया। वेयर एज जो लीन है वो बोलता है मेरा इतना ज्यादा सेटअप चेंज हो सकना चाहिए, मेरा मीन्स प्रोसेस में इतना फिजिबिलिटी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि अगर मेरे को एक प्रोडक्ट की जरूरत है तो हम उसको उसी समय बना सकें जैसा मेरा रिक्वायरमेंट का। कस्टमर ऐसा नहीं है ना कि एक बार में कस्टमर बोलता है हमको इस मॉडल चाहिए, सेकंड टाइम में इस मॉडल चाहिए। आप एज ए कस्टमर सोचिए, अगर आप एक कार का ही देखिए तो कितना सारा मॉडल है, और एज ए ऑर्डर एक मंथ में देखें तो मिक्स वेरिएशन में आपका पास कंपनी के पास ऑर्डर जाता होगा। तो उन्हें तो कस्टमर को, सारा कस्टमर को सेटिस्फाई करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि इस मॉडल वाला को जो ऑर्डर दिया है उसको पहले दे देंगे और एक पर्टिकुलर मॉडल वाले को हम 2 महीना के बाद डिलीवरी देंगे। तो
जिस तरह से आपको ऑर्डर मिल रहा है आपको उसी वे में फुलफिल भी करना, तो आपका फ्लो होना चाहिए प्रोसेस में। मीन्स एक प्रोडक्ट को हम बनाए, OP10 उसका ऑपरेशन हुआ है, तो आगे फ्लो के OP20, OP30, OP40 होते हुए सिस्टम से वो बाहर भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि एक बैच OP10 का बनेगा तब वो OP20 में मूव करेगा। आपका मीन्स प्रोसेस में फ्लो होना चाहिए। लीन के जो 5 प्रिंसिपल है, जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, वैल्यू स्ट्रीम, मैपिंग, फ्लो, फुल एंड परफेक्शन। तो फ्लो यहाँ बहुत मायने रखता है, ये इसका एक प्रिंसिपल। फोर्थ है दाउ साल्ट, मीन्स लीडर इज इक्वल टू बॉस। लीडर मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, आपको उसी को ही फॉलो करना है। अक्सर ऐसा होता है हमारे कंपनी में, मीन्स जो इंडियन कंपनी है, जो प्रोसेस डिजाइन करते हैं जनरली जो टॉप लेवल के बॉस होते हैं वो अधिकतर मैनेजमेंट के स्टूडेंट होते हैं, और उनका ज्वाइनिंग ही उस लेवल से होता है जहाँ पे वो कभी मशीन पे काम नहीं किया है कुछ। तो उन्हें लगता है जो बाकी कंपनी से हम देखे हैं सीखे हैं मेरा प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हर एक कंपनी का अपना कुछ मीन्स प्लस पॉइंट होता है। कुछ आपके यहाँ हो सकता है कि लेबर बहुत सस्ता हो, यूरोप में लेबर बहुत महंगा है, वहाँ 40 आवर्स अ वीक, उसके बाद बहुत ही मीन्स लेबर महंगा पड़ता है। तो हमारे यहाँ का सिस्टम दूसरी जगह का सिस्टम कंडीशन ये डिफर करता है, एनवायरनमेंट डिफर करता है। तो हमारा प्रोसेस डिजाइन हमारे सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए, और इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब हम प्रोसेस डिजाइन करते हैं तो जो ग्राउंड लेवल पे आदमी काम कर रहे हैं, जो ऑपरेटर है, सुपरवाइजर है, उनकी सहभागिता हो प्रोसेस डिजाइन में। लीन बोलते हैं व्हाट डू यू थिंक, मीन्स लीडर इज इक्वल टू टीचर। अगर आप बोलते हैं कि सर ये गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, बॉस वहां सुनते हैं। मीन्स जो लीडर है वो आपसे समझेंगे। अगर आपने ऐसा बोल रहा है, आपने कुछ सोचा कि नहीं ये प्रोसेस सही नहीं है, तो आपने कुछ तो सोचा होगा ना। आप इतना साल से वहां पे काम कर रहे हैं, उसी काम को बार बार कर रहे हैं, आपने कुछ तो बेहतर उपाय सोचा होगा। तो सुनना है, उनसे सजेशन लेना है, और अगर वो गलत है तो उनको करेक्ट करना है। लीडर इज इक्वल टू टीचर। We have some standards, not sure where they are or if they are followed। अक्सर हमारी कंपनी में क्या, बहुत सारा सिस्टम हम कॉपी कर लेते हैं अलग अलग कंपनी से, हमें भी नहीं पता कि वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस ऑडिट पर्पस के लिए वो सिस्टम हमारे सिस्टम में है, उसमें से कितना फॉलो हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, इस बात को स्वीकारना होगा कि ऑडिट के समय में फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन बहुत होता है, और सारी कंपनियों में होता है। मैंने तो बहुत सारी कंपनियों में देखा है। लिंक बोलता है वी हैव सिंपल विजुअल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। कम स्टैंडर्ड हो, जो बहुत ज्यादा जरूरी हो वही स्टैंडर्ड हो, बट वो फॉलो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Engineers and other specialists create standards. The rest of us do what we are told. यहाँ इंजीनियर एंड जो स्पेशलिस्ट हैं, जो मीन्स प्लानर हैं, वो लोग स्टैंडर्ड तय करते हैं, बाकी ग्राउंड लेवल को उसको फॉलो करते हैं। Whereas the people closest to the work develop standards and pull in specialists as required। वहां पे क्या होता है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो काम से घिरे हुए हैं, जो अपने हाथ से डे टू डे उस काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो लोग स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं, और जरूरत पड़ती है तो स्पेशलिस्ट का हेल्प लेते हैं। सेवेंथ है डोंट गेट कॉट होल्डिंग द बैग, मीन्स चोरी हो बट चोरी करते हुए पकड़ा नहीं जाओ। मीन्स प्रॉब्लम है ठीक है, बट प्रॉब्लम को विजुअलाइज मत। Whereas in Lean मेक प्रॉब्लम विजिबल। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है कि इसको प्रॉब्लम को उजागर करें, ये तो हमारा लाइन का प्रॉब्लम है, इसको अगर हम उजागर करेंगे तो मीन्स हम लोगों के ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा लाइन का बेइज्जती होगा, मेरा बॉस का प्रॉब्लम होगा, एंड इंटर्न फिर लास्ट में मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं होता है। मेक द प्रॉब्लम विजिबल। कहीं प्रॉब्लम दिख रहा है उसको विजुअलाइज कीजिए, सबको बताइए, उस मीन्स ये विजुअल होना चाहिए। Only grunts go to the shop floor, मीन्स जो ग्राउंड लेवल के पीपल होते हैं सिर्फ वो लोग शॉप फ्लोर में जाते हैं, और बाकी जितने एनालिस्ट होते हैं वो ऑफिस से ही एनालाइज करते हैं
कि प्रोसेस में क्या फेलियर हुआ। वेयर एज लिंक बोलता है गो एंड सी योरसेल्फ, मींस गेम्बा। गेम्बा क्या है? गेम्बा उस जगह को बोलते हैं जहां पे प्रॉब्लम अराइज हुआ है। सपोज असेंबली लाइन में आपने कुछ प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया, कुछ प्रोसेस में प्रॉब्लम आया, तो सारे जो एनालिस्ट है, जो सीनियर ऑफिसर्स है, वो लाइन में जाएंगे आखिर क्यों प्रॉब्लम आया, एक सीएफटी बनेगा, उसी लाइन पे डिस्कस होगा, उस गेम्बा पर ही डिस्कस होगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस में बैठे, ऑफिस में सीएफटी बना और लाइन से आदमी को बुला रहे हैं और पूछ रहे हैं अच्छा आपने क्या देखा, अच्छा उसके पहले क्या था, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, आपको क्यों लगता है। नहीं, लाइन पे जाए, प्रॉब्लम को विजुअलाइज करें, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है, आप अपना एक्सपीरियंस से क्या समझ रहे हैं, आप जो इन्वायरमेंट को देख रहे हैं उससे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बन रही है, ये मैटर करता है। नाइन्थ, डू मीन्स करते जाए। इंप्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, बट करते जाए। वेयरएज लिंक सेज प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, मीन्स आप प्लान कीजिए, प्लान इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, काइजन, आपका सेफ्टी स्टैंडर्ड, विजुअलाइजेशन, 5S, विजुअल ऑर्डर, मीन्स आप एक प्लान कीजिए, उसको छोटे लेवल पे एग्जीक्यूट कीजिए, अगर उसको चेक कीजिए उससे कुछ बेनिफिट हुआ, पहले से कंडीशन डिटेरियोरेट हुआ या इम्प्रूव किया, अगर कंडीशन डिटेरियोरेट किया, अगेन एक्ट मीन्स गो टू द प्लान, फिर से प्लान कीजिए, अगर इम्प्रूव हुआ तो उसका हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट कीजिए। यहाँ है हिस्ट्री ऑफ टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप चाहें तो इसको पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हिस्ट्री है। देन बेसिक इमेज ऑफ लीन प्रोडक्शन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लीन प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो कोई एक दिन का सिस्टम नहीं है, इसे बनने में वर्षों लगे हैं, मिनिमम 60 to 70 ईयर्स। तो 60 to 70 ईयर्स में आप समझते हैं कि एक आदमी का जो कार्य अवधि है लगभग 30 साल 35 साल मैक्सिमम इसी रेंज में होता है। तो इसमें कई लोगों का योगदान रहा, मीन्स आप कह सकते हैं कई जनरेशन का। तो उसी में से कुछ है ताइची ओनो कंसेप्ट द लीन सिस्टम। ताइची ओनो ने इसकी आधारशिला रखा, इसको आगे, ऐसा नहीं है कि ताइची ओनो से ही चालू हुआ, बट जो बेसिक इमेज जो लीन का आया वो ताइची ओनो से आया, बट उसके पहले भी किचोरा टोयोटा थे, साकिची टोयोटा थे, पढ़ेंगे हम लोग, इसके बारे में भी जाएंगे आगे। It has been extended and deep-ended by a series of outstanding practitioners, including means जो नीचे हम लोग नाम बताने जा रहे हैं, इन सब अच्छे अच्छे प्रैक्टिशनर थे जो कि इसको आगे बढ़ाए हैं, जो लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में जो कॉन्सेप्ट था इसको आगे बढ़ाए हैं और एक एक आदमी के नस तक पहुंचे हैं, जड़ तक पहुंचे हैं। किसी सिस्टम को बनाना और उसको पूरी कंपनी वाइज, टोयोटा जैसी कंपनी जो कि पूरी ग्लोबल में, ग्लोबल कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, कई ब्रांचेस है, एक एक ब्रांच तक इस सिस्टम को पहुंचाना और इसको मीन्स इनकलकेट करना जो है, ऐसा नहीं कि सिस्टम है, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इसमें इनका काफी योगदान रहा है। उसमें क्या क्या नाम है, हिरोयुकी हिरानो, ये 5S सिस्टम के जन्मदाता है। सीची नाकिजामा टीपीएम, केंची सिकेनी कंटिन्यूअस फ्लो, सीके सिंगो जिडोका एट एसएमएडी। However, the lean system has proven difficult to grasp as a whole. The tendency has been cherry-pick activities, a smattering of 5S, a Kaizen blitz, some PPM, which has failed to produce a desired result. हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कुछ पार्ट में चेरी पिक करते हैं कि हम 5S करेंगे कंपनी में, काइजन, होल लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बारे में नहीं सोचते, हम लोग चेरी पिक करने की कोशिश करते हैं। हम टीपीएम का कुछ पार्ट लेंगे, 5S भी लेंगे तो 5S पूरा नहीं लेंगे, 1S 2S 3S होते होते मोस्ट ऑफ द कंपनी लास्ट हो जाती है। हम लोग 5S जब पढ़ेंगे बहुत डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, तो चेरी पिक करते हैं और चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट हो टोयोटा के बराबर हो। पॉसिबल है क्या? नहीं, इस टेंडेंसी को चेंज करना है। जब आप सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं तो कंप्लीट सिस्टम को आपको लेना होगा, समझना होगा,
एग्जीक्यूट करना होगा और एग्जीक्यूशन के लिए टाइम देना होगा। अ बेबी टेक्स 9 months मीन्स टू बर्थ। 9 months का आपका प्रेगनेंसी पीरियड होता है ना ह्यूमन में। तो ऐसा नहीं है कि आप कितना भी एफर्ट लगा दे तो 2 महीना में हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो जो सीखने में रूट लेवल तक पहुंचने में टाइम जो लगता है वो टाइम आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ज्यादा इंडस्ट्री से एक्सपर्ट को ले आए, कंसल्टेंट को ले आए तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। हम लोग पेशेंस लूज करते हैं। आप भी अपनी अपनी कंपनी में देखिए, कई सारे कंसल्टेंट को आप लोग बुलाए होंगे और कुछ सालों में ही देखा नहीं रिजल्ट तो इम्प्रूव नहीं हो रहा, और इतना हैवी फी हम कंसल्टेंट को दे रहे हैं, प्रोसेस स्टॉप। तो इस चीज से आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि कैसे कैसे लीन का आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो इसके फाउंडर थे टोयोटा के, एक है टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन। इसके फाउंडर हुए साकिची किचोरो टोयोटा, जो कि साकिची टोयोटा के बेटे थे। पर टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन में आने से पहले ये लोग लूमिंग बिजनेस में थे, ऑटोमेटिक लूम बनाने के। लूम क्या होता है, जो कपड़ा हम लोग का जो बिनता है, जो अगर कॉटन इंडस्ट्री से कोई जुड़े हुए लोग हैं तो समझ लेंगे, वहां लूम होता है जिससे कि कपड़े को बीना जाता है। तो ये लोग जो टोयोटा फैमिली है ये लूमिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। इसकी जो स्थापना की थी वो साकिची टोयोटा ने की थी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनके बारे में। ये थे फाउंडर ऑफ टोयोटा इंडस्ट्रीज, नॉट टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन। देखिएगा गलती यहाँ नहीं करना है, ये फाउंडर थे टोयोटा इंडस्ट्रीज के, द फादर ऑफ जापानीज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इन्हें जो जापान में जो इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन हुआ इसका फादर इनको ही कहा जाता है। By 1894 साकिची began to make manual looms। जो ये लूम है दो कैटेगरी का आता था, एक मैनुअल, सेकंड ऑटोमेटिक। तो जब 1894 की बात करें, जब इन्होंने शुरुआत किया था तो मैनुअल लूम की शुरुआत की। लूम्स वर चीपर बट ऑफ बेटर क्वालिटी। उस समय से ही ये क्वालिटी कॉन्शियस रहे, मीन्स लूम सस्ता होता था बट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं की। लूम विथ मोर फीचर्स एंड लेस फेलियर। मीन्स होता है ना कि कॉटन इंडस्ट्री में क्या होता है, जो लूमिंग होता है उससे थ्रेड टूटने का चांस रहता है। जो कपड़ा का बिनाई होता है उसमें बीच बीच में थ्रेड टूटते रहता है लूम के फेलियर की वजह से। तो इनका जो लूम था, लूम विथ मोर फीचर्स, उसमें बहुत सारा फीचर्स था, एंड लेस फेलियर। स्टार्टेड वर्किंग टू मेक पावर लूम। पावर लूम पे मीन्स ऑटोमेटिक लूम की जो शुरुआत है उस पर इन्होंने काम करना चालू किया। दिस अप्रोच ऑफ लर्निंग and doing yourself become integral part of TPS। मीन्स सीखना है एंड खुद से करके पहले देखना है। इन्वेंटेड स्पेशल मैकेनिज्म टू ऑटोमेटिकली स्टॉप द लूम where a thread broke, building in quality as you produce। ऑटोमेशन जिडोका फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। मीन्स इन्होंने एक स्पेशल मैकेनिज्म का इन्वेंशन किया जिससे कि जैसे ही लूम से थ्रेड टूटेगा ऑटोमेटिकली मशीन स्टॉप हो जाएगा। इससे पहले क्या होता था कि ऑटोमेटिक लूम तो इन्होंने बना लिया, अब लूम कंटिन्यू चलते जा रहा है, थ्रेड टूट गया पता नहीं चला, जब तक आपको पता चला बहुत सारा वेस्ट जनरेट हो गया। जितना उसके आगे का बिनाई हुआ तो कोई काम कर नहीं रहा, सिर्फ थ्रेड फंसते रहा और थ्रेड बर्बाद हुआ। तो ऐसा इन्होंने मैकेनिज्म लाया जैसे ही थ्रेड ब्रेक हो मशीन स्टॉप हो जाए, और इस कॉन्सेप्ट को ही कहते हैं जिडोका। मीन्स ऑटोनोमस ऑटोमेशन विथ मैनुअल ऑटोमेशन विथ इंटेलिजेंस, जिडोका। आते हैं इनके साकेजी टोयोटा के बाद इनका जो बेटे हुए किचोरो टोयोटा, इन्होंने ही टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की स्थापना की जो कि आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी है। द फाउंडर ऑफ टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, आप लोग स्क्रीन पे साथ साथ चलते जाइए, लिखा हुआ है, याद करने की जरूरत नहीं है। मिस्टेक प्रूफ लूम बिकम टोयोटाज मोस्ट पॉपुलर मॉडल इन 1929। इनका जो मिस्टेक प्रूफ मीन्स जो जिडोका कॉन्सेप्ट का जो पावर लूम बना, वो इनका जो कॉन्सेप्ट था 1929 के समय में
सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। ही नेगोशिएटेड सेल ऑफ पेटेंट राइट टू प्लैट ब्रदर्स ऑफ इंग्लैंड फॉर 1 लाख पाउंड। 1 लाख पाउंड उस समय के समय से आप सोचिए कितनी बड़ी राशि होगा। इसका पेटेंट इन्होंने सेल किया। ही यूज दिस फंड टू बिल्ड टोटा मोटर कॉर्पोरेशन इन 1930। और उससे जो पैसा मिला उससे इन्होंने शुरुआत किया टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन। तो टोयोटा इंडस्ट्रीज की शुरुआत किसने की? साकीजी टोयोटा। टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की शुरुआत किसने की? तो किचोरो टोयोटा। परस्यूड प्रोडक्शन एफिशिएंसी बाय जीआईटी। जीआईटी मीन्स जस्ट इन टाइम, इसका एक पिलर है। देन आते हैं एक थर्ड जो सबसे फेमस आदमी रहे हैं इस ये टोयोटा फैमिली से नहीं है, फिर भी जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में जिनका सबसे ज्यादा नाम रहा है आउट ऑफ फ्रॉम टोयोटा फैमिली, वो है ताइची ओनो। एक चाइनीज थे, इनका जन्म चाइना में हुआ, बॉर्न इन चाइना, जापानीज इंडस्ट्रियल इंजीनियर एंड बिजनेसमैन। बट ये वहां से जापान शिफ्ट किए, वहां के इंडस्ट्रियल इंजीनियर बने एंड बिजनेसमैन। फादर ऑफ टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, इन्हें टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का फादर कहा है। देखिए टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की स्थापना किचोरो टोयोटा ने की, ये उनके स्टाफ थे, बट इन्होंने बहुत नीचे से शुरुआत करके अपने आप को उठाया है। और जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम जिसका जो हम लीन की बात कर रहे हैं उसका फादर इन्हें ही कहा जाता है। ज्वाइंट टोयोटा स्पिनिंग इन 1932, देन मूव टू टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन इन 1943। 1943 में टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन में स्विच। स्टार्टेड वर्किंग एज शिफ्ट सुपरवाइजर इन इंजन असेंबली शॉप। सोचिए कहां से शुरुआत की और कहां तक गए। एक समय टॉप ऑफ द टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन भी गए। डेवलप टीपीएस बिटवीन 1948 से 1975 विथ ईजी टोयोटा। टीपीएस का मीन्स इनका जो रहा 1948 से 1975, बट ऐसा नहीं उसके पहले कुछ भी नहीं था। ये जो जीरोका की बात कर रहे हैं ये साकेजी टोयोटा का मीन्स इन्वेंशन रहा, ये भी टीपीएस का पार्ट है। इनके बाद 1975 के बाद आज भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आया है जो कि इनका दिया हुआ नहीं है, बट वो टोयोटा का पार्ट है, टीपीएस का पार्ट है। यहाँ आप लीन प्रिंसिपल देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये जैसा मैंने कहा लीन का 5 प्रिंसिपल है। वैल्यू, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, फ्लो, पुल एंड परफेक्शन। स्पेसिफाइंग वैल्यू, वैल्यू कैन ओनली बी डिफाइंड बाय द अल्टीमेट कस्टमर। कोई चीज वैल्यू मीन्स कस्टमर किस में वैल्यू देखता है, ये सिर्फ कस्टमर डिसाइड कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और जो भी वैल्यू एडेड नहीं है ऑल दोज आर वेस्ट। एनीथिंग, देखिए वेस्ट का एक छोटा सा डिफिनेशन यहाँ पे देता चलूं, आगे तो बहुत विस्तार से पढ़ूंगा। एनीथिंग विच इज नॉट एडिंग वैल्यू टू द प्रोडक्ट और प्रोसेस और सर्विस बट एडिंग कॉस्ट इज वेस्ट। ठीक है। सेकेंड है आइडेंटिफाइंग एंड क्रिएट वैल्यू स्ट्रीम्स, मीन्स वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग जिसको कहा जाता है। A value stream is all the actions currently required to bring a product from a raw materials into arms of the customer. Raw material से कस्टमर तक पहुंचने तक जितना भी एक्शन एंड प्रोसेस है सब कंप्रोमाइज करके बनता है आपका वैल्यू स्ट्रीम। क्या है? रॉ मटेरियल लिए आप उससे एक चाइल्ड पार्ट्स बनाए, चाइल्ड पार्ट से असेंबली पार्ट्स हुआ, बीच में क्वालिटी चेक हुआ, हीट ट्रीटमेंट हुआ, पीडीआई हुआ, पीडीआई गेट से फिर वो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन से डीलरशिप पहुंचा, डीलरशिप में कुछ दिन रहा, वहां से कस्टमर के पास पहुंचा। हो सकता है इस सीरीज में और भी कई सारे नाम जोड़े, सब मिल करके आपका वैल्यू स्ट्रीम बनता है। ऐसा नहीं कि मेरा फैक्ट्री से निकल गया तो वैल्यू स्ट्रीम का पार्ट अब नहीं है। कस्टमर के हैंड तक जितना भी प्रोसेस एंड एक्शन है ऑल दोज आर पार्ट ऑफ वैल्यू स्ट्रीम। फ्लो मैंने पहले बताया, एक पार्ट बना वहां से वो कंटिन्यू ऐसा फ्लो होना चाहिए विदाउट इंटरप्शन, वो कस्टमर के हैंड तक पहुंचे। ऐसा नहीं कि एक बैच बनेगा तो ही आगे बढ़े, मेरा फ्लो इतना स्मूथ होना चाहिए। देन पुल, पुल प्रोडक्शन। पुल मीन्स यहाँ भी देखेंगे जस्ट इन टाइम का पार्ट है पुल सिस्टम। जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ही अपना
प्रोडक्शन को शेड्यूल करना, उसी पार्ट को प्रोड्यूस करना, जिस पार्ट का डिमांड नहीं है उस पार्ट का प्रोडक्शन नहीं करना है, जितनी क्वांटिटी में डिमांड है उतना ही पार्ट को प्रोड्यूस करना है, दैट इज फुल सिस्टम। एंड देन परफेक्शन, नो स्कोप फॉर रिजेक्शन। आपका हर एक एक्शन में परफेक्शन होना चाहिए ताकि आपका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट निकले वो भी परफेक्ट। परफेक्शन डज नॉट जस्ट मीन क्वालिटी, यहाँ प्रोडक्ट का क्वालिटी से ही सिर्फ परफेक्शन नहीं है। आप सोचिए कि आपने एक फोन को ऑर्डर किया जिसका डिलीवरी शेड्यूल था 10 दिन, फोन बहुत अच्छा, प्रोडक्ट में कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट वो आपको प्रोडक्ट मिला 30 दिन के बाद, आप सेटिस्फाइड होंगे? नहीं। तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट का क्वालिटी मीन्स प्रोडक्ट क्वालिटी मीन्स परफेक्शन, नो। प्रोडक्ट सर्विस, आपका जो फील्ड फेलियर हो रहा था, आपको जो सर्विस मिल रहा है सप्लायर के द्वारा, वो भी होता है परफेक्शन में। तो परफेक्शन डज नॉट जस्ट मीन क्वालिटी, आप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिए हैं परफेक्शन हो गया, नो। इट मीन्स प्रोड्यूसिंग एग्जैक्टली व्हाट द कस्टमर वांट्स, एग्जैक्टली व्हेन द कस्टमर रिक्वायर्स इट एंड एट ए फेयर प्राइस विथ मिनिमम वेस्ट। आपका सर्विस तो बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, टाइम पे आप डिलीवरी भी कर दिए हैं, दाम 3 गुना ले रहे हैं, चलेगा क्या? एज ए कस्टमर आप सोचिए, चलेगा? नहीं। तो इन ए फेयर प्राइस ऑल्सो एंड विथ मिनिमम वेस्ट, वेस्ट कम हो तो ही आप फेयर प्राइस में दे भी पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लेक्चर 2 का। अब आने वाले लेक्चर में हम लीन्स के जितने सारे टूल्स हैं उसको डिटेल में जानेंगे। तो ये हाउस ऑफ लीन है, इसको जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, तो जस्ट इन टाइम के लिए इतना सारा टूल्स का इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट के लिए इतना सारा टूल्स लगता है। जीडोका में इन टूल्स का यूज होता है, स्टैंडर्डाइजेशन में इसका होता है, स्टेबिलिटी में टीपीएम, मेजुका, कानबान, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क, जीडोका एक्सेट्रा। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, एक एक टूल्स को पकड़ के समझना है। जब आप एक एक टूल्स को समझ जाएंगे तो आप पिलर भी समझेंगे, रूफ भी समझेंगे, बेस भी समझेंगे, आप हाउस ऑफ लीन भी समझेंगे और ओवरऑल लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है क्या वो भी समझ जाएंगे। तो क्या क्या टूल्स है जिसको कि हम लोग डिटेल में समझेंगे, तो एक नजर डालते हैं। कस्टमर फोकस, स्टेबिलिटी, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क, देखिए यहाँ पे आगे एफ.डब्ल्यू. टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, विजुअल मैनेजमेंट, 5S हीरो युकी हिरानो के द्वारा दिया गया है, 8W3M बाय ताइची ओनो, काइजेन मासाकी इमाई, जीडोका साकेची टोयोडा, एंडन एक पुल है, एंडन पुल, SMED सीगिया सिंगो, JIT अगेन ताइची ओनो, पुल एंड कानवान अगेन बाय ताइची ओनो, VSM वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, देन हाउसिंग प्लानिंग। हाउसिंग प्लानिंग में क्या क्या आ जाएगा, PDCA और PDSA, नेमावासी, कैच वॉल, कंट्रोल डिपार्टमेंट कॉन्सेप्ट एंड A3 थिंकिंग। ये प्रमुख टूल है, इसके अंदर में बहुत सारा छोटा टूल आएगा, बट ओवरऑल मेनली यही है, इसको ही समझना है। कोशिश करूंगा लेक्चर को छोटा रखने का और एक लेक्चर में 2 या मैक्सिमम 3 तक टूल्स को कोशिश करूंगा कंप्लीट करने का। अगर कोई बहुत बड़ा टूल है जैसे 5S वगैरह है जिसको बहुत डीपली पढ़ना है, एक लेक्चर में एक टूल्स। तो यहाँ पे लेक्चर 2 को विराम देता हूँ। आप सभी का साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आगे बने रहिएगा, लेक्चर 3 में फिर से मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।